हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका स्क्रीन पे दिख रहा है रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर नीट एंड जेईई 2020 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कॉलिजन। इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कॉलिजन से आपको क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम एक ही शॉट में आपको 40 to 45 मिनट्स के अंदर इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। उसको पूरा हम लोग रिवाइज कर लेंगे। एग्जाम से पहले आप इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अभी रिवाइज करने का वक्त है और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो एक बार पहले पढ़ चुके हैं। और मैं रैपिड रिवीजन आप जानते हो कोर्स करा बनाता हूं वैसा टाइप का जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आने वाले सालों में ये आ सकता है ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट। जो भी कॉन्सेप्ट है पूरा ब्रॉड टाइप का कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा और आपको विद इन 45 मिनट्स आपको ये कंप्लीट करा दूंगा। ये कैसा इसका जो भी आपका कॉन्सेप्ट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करते वक्त आप ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करिएगा ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। रैपिड रिवीजन कोर्स का और भी अगर आप लेसन्स देखना चाहते हो तो आई बटन क्लिक करके उसको देख सकते हो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज आप मेरे को पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू मेरे साथ जोड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो हमारा मोमेंटम था ये हम लोग कंजर्व कब बोल रहे थे, जब एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू जीरो हो रहा था। यहाँ पे मैंने बोला कि लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम ये हमारा हो गया इक्वल्स टू मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमने पढ़ा। जो मोमेंटम ऑफ सिस्टम होता है ये क्या होता है? मोमेंटम ऑफ सिस्टम होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो दैट मीन्स एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, एक्सीलरेशन अगर जीरो होता है तो हमारा दो कंडीशन आता है। एक होता है वेलोसिटी इज जीरो और फिर होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर जीरो तो ये हमेशा जीरो पे ही रहेगा। इसका मतलब इट रिमेन्स जीरो। ये क्या बोल सकते हो? इट रिमेन जीरो। अगर ये सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नजर आता है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ये कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। रिमेन कांस्टेंट, ये हम बोल सकते हैं रिमेन कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। तो इसमें लिनियर ये जो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो है, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो जैसे मैं बोल लेता हूं, जो मैंने प्रीवियस हमारा सेंटर ऑफ मास का लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या होता था? डीपी अपन डी, और यहाँ पे मैं बोलता था डीपी इक्वल्स टू एफ इंटू डी टी। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब पी इज कांस्टेंट। तो जब पी इज कांस्टेंट होता था, जब पी कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं ये लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है। अपन बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो चुका है। ये हो सकता है वेलोसिटी हमारा एक्स एक्सिस में हो सकता है या फिर वाई एक्सिस में हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा एक्सिस में। तो ऐसा बहुत तरीके का क्वेश्चन होता है, उसको हम सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एक इलास्ट्रेशन भी बोल सकते हो इसको, एक इलास्ट्रेशन टाइप का। जैसे एक फ्लैट फ्लोर है या फिर ग्राउंड है जो हमारा स्मूथ है। क्या है? ग्राउंड स्मूथ है जिसका म्यू इक्वल्स टू जीरो हम जान रहे हैं, म्यू जीरो है। अब दो लड़का है, एक का 30 किलो का वेट है और दूसरा का 50 किलो का वेट। ये थोड़ा मोटा आदमी है तो एक दूसरे को खींच रहा है। जब ये खींचेगा, ये एक दूसरे को खींचेगा तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा और टेंशन हम जानते हैं कि हमने एनएलएम में पढ़ा, ये इंटरनल फोर्स है। अब ये टेंशन ऐसा बैलेंस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये फोर्स इसने करा, इसने फोर्स खींचा, इसने भी फोर्स खींचा, ये दोनों लोग क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आते रहेंगे। मान लो इनिशियली उसका सेंटर ऑफ मास ये है हमारा, बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या होगा? हियर नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या है? जीरो है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फोर्स, यहाँ पे कोई फोर्स क्रिएट नहीं कर सकता। इंटरनल फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स क्रिएट नहीं कर सकता और इसके कारण हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे दो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो बैलेंस्ड हो जा रहा है। ये टी इक्वल्स टू एफ के बराबर होते जा रहा है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है? बैलेंस हो जा रहा है। तो ये दोनों लोग क्या हो जाएंगे? ऐसे एक दूसरे के
पास आना शुरू हो जाएगा और दोनों मीट करेंगे एक पॉइंट पे जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रहा है? तो ये सेंटर ऑफ मास पे दोनों मीट कर रहे हैं, दे विल मीट एट सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आया? एट सेंटर ऑफ मास। इतना समझ में आ गया आपको? चलो अगला हम लोग देखते हैं, थोड़ा और एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है जिसमें एक बैलून है जिसका मास m1 है और एक बंदर है जो एक रस्सी लटका हुआ था, इसे एक स्ट्रिंग लटकाया हुआ है, हैंग किया हुआ है, तो एक बंदर इसको पकड़ के ऐसे रखा है जिसका मास m2 है। बात समझ में आ रहा है? बंदर क्या करना चाह रहा था? ऊपर जाना चाह रहा था। मानो कि R1 ऊपर जा रहा था तो बैलून भी क्या करेगा? R2 नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा। ये टेंशन के कारण यहाँ पे हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर देखोगे तो वो कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 इसका मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। तो अब ये दोनों बैलून नीचे आ रहा है, ये मास ऊपर जा रहा है, तो ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट मीट करेंगे। तो ये वाला भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस है, ये वाला भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस है। बात समझ में आ रहा है? ओके। दूसरा या तीसरा यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मानो कि एक ऐसे एक बॉम्ब बोल सकते हो, यहाँ पे ये चल रहा था, या फिर किसी भी पार्टिकल है, किसी भी बॉडी है, ऐसे v1 स्पीड से ये जा रहा था, v1 रफ्तार से जा रहा था। कुछ देर बाद जाने के बाद ये दो टुकड़ा में डिवाइड हो गया, एक्सप्लोड हो गया। अब v डैश वेलोसिटी से ये इस तरफ जा रहा था, v डबल डैश वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा था। ये एक एंगल बना रहा था, ये एक एंगल बना रहा था। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो एक्सप्लोड हो रहा था, तो ये इंटरनल रिएक्शन के वजह से या फिर इंटरनल एनर्जी के वजह से या इंटरनल फोर्स के वजह से एक्सप्लोड हो रहा था। सो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है इसका मतलब मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये तो बात समझ में आता है। मोमेंटम अगर यहाँ पे कंजर्व्ड हो जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ मास, ये वेलोसिटी v1 भी मेंटेन करते रहेगा, ऐसे v1 मेंटेन करके ये सेंटर ऑफ मास ऐसे चलते रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। तो ये चौथा जो इलस्ट्रेशन है उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा यही चीज। देखो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करा, कुछ देर t आफ्टर टाइम t पे यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे दो एक्सप्लोड हो गया, दो अलग टुकड़े पे ये डिवाइड हुआ। अगर ये ऐसे डिवाइड नहीं होता तो सीधा ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके इसमें ग्राउंड पे गिरता। बात समझ में आ रहा है? तो ये ग्राउंड पे गिरता है। और हम जानते हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है किसी भी बॉडी का, वो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास ही कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है? सेंटर ऑफ मास कर रहा होता है। अब बात यहाँ पे क्या हुआ? ये एक्सप्लोड हो गया। ये क्या हो गया? एक्सप्लोड हो गया। अब यहाँ पे एक्सप्लोड होने के बाद ये एक टुकड़ा इधर चला गया, दूसरा टुकड़ा इस साइड में आ गया। बात समझ में आ रहा है? अब ये तो ऐसे गया, ये ऐसे जा रहा था और यहाँ पे ये ऐसे आ रहा था। अब ये जब तक, ये हमारा दो टुकड़ा है, जब तक कोई भी एक टुकड़ा अगर ग्राउंड पे हिट ना कर जाए तब तक हमारा सेंटर ऑफ मास यही प्रोजेक्टाइल मोशन को, इस प्रोजेक्टाइल पाथ को ही फॉलो करते रहेगा। जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो वो चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? नॉर्मल रिएक्शन के कारण यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो कल अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये पाथ फॉलो नहीं कर सकता। लेकिन जब तक दोनों हवा में होगा, दोनों टुकड़ा हवा में है, मानो ऐसे चल रहा था, हवा में है, तो वो सेंटर ऑफ मास वही प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता, वही पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा होता। बात समझ में आ रहा है? जब तक वो एक बॉडी, कोई भी एक बॉडी ग्राउंड पे स्ट्राइक ना कर दे। बात समझ में आया? ओके, अगला देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आ रहा है बॉय एंड ट्रॉली प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे बॉय एंड ट्रॉली प्रॉब्लम्स ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। मानो यहाँ पे एक ट्रॉली है, जो यहाँ पे मैंने आपको बना दिया, डायग्राम आपको बनाया हुआ है। जो एक ट्रॉली है, तो ये ट्रॉली के ऊपर एक लड़का खड़ा है। तो उसने क्या करा? लड़का खड़ा है तो अच्छी बात है, तो उसने क्या करा? उसने बोला नहीं, हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हमको कूदना है। तो उसने कूद लिया। तो उस सिचुएशन में ऐसा आपको पूछा कि ये कूदा विथ रिस्पेक्ट टू दैट ट्रॉली यू वेलोसिटी से। अब बोला कि फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रॉली। इसका रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा आपको निकालना है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, ये जो यू है, हो सकता है आपको ग्राउंड फ्रेम में दे दिया, हो सकता है कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आपको दे देगा कि ये रिलेटिव टू ट्रॉली है,
बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लोग, जैसे यहाँ पे मैं आपको मिस्टेक अलर्ट दे देता हूँ। तो इसको ऐसे, जैसे गन हो गया, ये मानो एक गन है, तो यहाँ से एक बुलेट फायर किया गया यू वेलोसिटी से, तो आपको पूछा कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ये रिकॉइल स्पीड ऑफ गन निकालो। तो अब सिंपल है, इनिशियली उस गन के अंदर बुलेट था तो रेस्ट में था, तो हम बोल सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है। बात समझ में आ रहा है। तो फाइनल मोमेंटम हमने यहाँ पे कंजर्व करा और आपको क्या मिला, mv इक्वल्स टू mu, mv इक्वल्स टू mu मिला। क्योंकि यहाँ पे आप इक्वेशन अगर लिखना चाहते हो तो मैं लिख के दे देता हूँ, mu माइनस ये, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन पे जा रहा था, तो हम बोल सकते हैं mv इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इनिशियल हमारा जो भी मोमेंटम है वो इक्वल्स टू 0 है। तो हमने ये कर लिया, इतना सॉल्व हो गया, तब v का वैल्यू आपको निकाल लिया mu डिवाइडेड बाई कैपिटल M। बट वही सेम अप्लाई कर लेते हैं लोग यहाँ पे, लेकिन ये अलग है, वो गन अलग था, यहाँ पे गन अलग है। देखो यहाँ पे एक ही कॉमन चीज है, जैसे एक लड़के ने क्या करा, अपना इंटरनल फोर्स के कारण इस जो ट्रॉली है उसको पुश करा, और पुश करने के कारण यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी हुआ। बट इस क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि u इज द वेलोसिटी या फिर स्पीड रिलेटिव टू द ट्रॉली। बात समझ में आ रहा है। हम हमेशा जो रिलेशन होता है, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो रिलेशन है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही रिलेशन लगाते हैं, नॉन इनर्शियल नहीं, क्योंकि ये तो नॉन इनर्शियल हो गया। तो भैया यहाँ पे देखो, इनिशियली एट रेस्ट था, वो जंप करा, तो इंटरनल फोर्स के कारण इसका रिकॉइल वेलोसिटी ये v हुआ आया। अब जो केस, उसी केस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये ट्रॉली है, वो लड़का जब एयर में है, हवा में जब था, तो इस हवा में उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u माइनस वी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि v जो u है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ये तो हम बोल सकते हैं, है ना। तो वेलोसिटी, ये तो u दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बॉय आपको चाहिए, ये माइनस, ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा v। अब इसको आप कर सकते हो, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। बात समझ में आया। तो ये अपना बॉय का ये अकेला विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वेलोसिटी है, और ये ट्रॉली का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वेलोसिटी है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ऑलवेज यूज रिलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो इसका इनिशियल मोमेंटम था वो तो 0 था, फाइनल मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू यू माइनस वी, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे कैपिटल M इंटू वी। अब इसको इक्वेशन लगा दो इक्वल्स टू 0, तो अब इंप्लाइज करके अब यहाँ से v का वैल्यू निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया, आपको इतना समझ में आ गया, v का वैल्यू आप इक्वेट कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना, जो मिस्टेक अलर्ट मैंने यहाँ पे बोला, ये मिस्टेक अलर्ट पे थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यही मिस्टेक आप कर लेते हो। वो गन का अलग चीज है, ये हमारा ट्रॉली का अलग है। गन में क्या होता है ना, वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन है। बात समझ में आया। ओके, तो अगला उसमें स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा मजेदार चीज है ये इम्पल्स। बात समझ में आ रहा है। ओके, इम्पल्स होता क्या है, तो आप जानते हो F इक्वल्स टू, हम क्या जानते हैं, F इक्वल्स टू डी पी अपन डी टी, F इक्वल्स टू डी पी अपन डी टी है। डी को हम लिख सकते हैं F इंटू डी टी। अब बी सी डी टी को मतलब हम बोल सकते हैं इम्पल्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन, ये तो इम्पल्स होता है। अब यहाँ पे अब अगर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, अगर फोर्स इज कांस्टेंट तो आप बोल सकते हो F इंटू डी टी, यही तो हमारा इम्पल्स है। अगर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन T1 टू T2 F इंटू डी टी। एफ कोई फंक्शन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू, आप फंक्शन ऑफ t बोल सकते हो। तो इसको आप अगर इंटीग्रेट कर लोगे इनिशियल टाइम T1 से T2, मतलब इतना टाइम पे यही फोर्स लग रहा है, इतना टाइम पे बहुत ही छोटा इंटरवल में इतना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दैट इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। बात समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको इलस्ट्रेशन के हेल्प से मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे देखना है ना। तो ये मैंने ग्राफ बनाया, देखो यहाँ पे ये एफ एक्सिस हो गया, ये टी एक्सिस हो गया, और ये नॉर्मल ग्राफ हो गया, जैसे एफ इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी हमारा है। तो ये ग्राफ है, इसका जो इनिशियल वैल्यू है, यहाँ पे हमारा टाइम का जो लिमिट है ये T1 है, ये टाइम का लिमिट T2 है। तो यहाँ पे जो हमें निकालना है, जो हम इसका अगर एरिया निकाल देंगे, इसका अगर क्या निकाल देंगे, एरिया मीन्स व्हाट, इंटीग्रेशन F इंटू डी टी और T1 टू
T2 तक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एरिया बोल रहे हैं। और दिस एरिया इज नथिंग बट क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। देखो यहाँ पे इम्पल्स में मैंने क्या लिखा, dp, dp मतलब अगर आप dp निकालना चाहते हो डेल्टा p इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी, या फिर f इंटू इंटीग्रेशन f इंटू डी टी, तो यही हमारा हो जाता है। इम्पल्स का अलग नाम क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स का अलग नाम क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम, तो उसका यूनिट भी वही सेम चीज है। ओके, अब देखो यहाँ पे इलास्ट्रेशन के हेल्प से, जैसे मैंने ग्राउंड फ्रेम में इसको रखा और ग्राउंड हमारा स्मूथ है जिसका म्यू इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये हमारा m दिया रखा हुआ है t1 पे, t इक्वल्स टू t1 पे उसका वेलोसिटी v1 है, t इक्वल्स टू t2 पे उसका वेलोसिटी इतना है, और आपने एक फोर्स लगाया। आपको क्या पूछा, अपने फोर्स लगाया, तो आपको हो सकता है आपको इंपल्स पूछा या फिर कुछ भी पूछ सकता है, तो हम इक्वेशन लिखते हैं कि इंपल्स इक्वेशन है, लिखते हैं जैसे इसमें क्या हुआ, वेलोसिटी आपने दिया, अब वेलोसिटी चल रहा है, फोर्स दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, मानो वेलोसिटी क्या हुआ, इंक्रीज, यहाँ पे फोर्स दे रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन इस वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो हम इसमें लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम प्लस यहाँ पे f इंटू डेल्टा टी मल्टी इक्वल्स टू पी आई, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो m इंटू वी वन प्लस एफ इंटू टी, या फिर जो भी आपका टाइम इंटरवल है डेल्टा टी हम बोल सकते हैं, इंटू m इंटू वी टू, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं। इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। क्या बोला जाता है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम। ये सेम एज आप बोल सकते हो वर्क एनर्जी इक्वेशन जैसा ही है। वर्क एनर्जी इक्वेशन आपको याद है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स से, हो सकता है अगेंस्ट वाला हम लिखते हैं माइनस से, और जो सपोर्ट कर रहा है उसको हम पॉजिटिव साइन से डिफाइन करते हैं, एंड इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे भी हमने इम्पल्स के सामने क्या लगाना है, प्लस माइनस लगाना है। प्लस हम कब लगाएंगे, जब सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, जब सपोर्ट कर रहा है। माइनस कब लगाएंगे, जब अगेंस्ट में होता है। मानो वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे, ये फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है, तो फ्रिक्शन जब हम लिखेंगे तो फ्रिक्शन के कारण इंपल्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बट हमारा वो जो इनिशियली जो फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई करा, उस फोर्स के कारण जो यहाँ पे इंपल्स आ रहा है, तो वो एफ इंटू टी आ रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, उसने वेलोसिटी को क्या कराया, गेन कराया। आया समझ में। अगले स्लाइड में हम देखते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरा हमारा टॉपिक आ रहा है एडिशन ऑफ ए बॉडी ऑन मूविंग बॉडीज। मतलब एक बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, एक मूविंग बॉडी चल रहा है, उसमें हमने एक बॉडी को ऐड कर दिया, हो सकता है उसके ऊपर आराम से उसको रख दिया, हो सकता है उसके अंदर डाल दिया, या कुछ भी हो सकता है। जैसे दो केसेस मैंने यहाँ पे लिया, मानो कि इसका इनिशियल वेलोसिटी v1 दिया हुआ है, इसका इनिशियल वेलोसिटी v1 दिया हुआ है, हमने क्या करा, एक ऊपर से एक मास को यहाँ पे ऐसे फेंका, है ना, फेंका मतलब ऐसे रख दिया, तो फाइनली उसका टोटल मास m प्लस 2m हो गया। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम बोल सकते हैं पी आई इक्वल्स टू पी एफ। तो पी आई इक्वल्स टू क्या होगा, m1 v1 इक्वल्स टू दूसरा m1 प्लस m2 इंटू वी एफ, और वो वी एफ क्या है, उस वेलोसिटी से दोनों मास आगे भागेगा। वो दो वेलोसिटी से दोनों मास जब आगे भागेगा, तो उस सिचुएशन में हम क्या निकालेंगे, वी एफ का वैल्यू निकालेंगे। वी एफ का वैल्यू m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 निकल आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई। तो वही सेम कंडीशन हम यहाँ पे करेंगे। मानो कि एक वुडन ब्लॉक है, तो उस वुडन ब्लॉक में क्या हुआ, उसने वुडन ब्लॉक का वेलोसिटी v1 है मान सकते हो, और यहाँ पे जो बुलेट है, हमने एक बुलेट को फायर किया, उसका वेलोसिटी v2 है, जिसका मास m2 है, वुडन ब्लॉक का मास m1 है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करा, यहाँ पे क्या हुआ, हमने बुलेट को फायर करा, वुडन ब्लॉक में क्या हुआ, वो अंदर घुस गया, मतलब ना पेनेट्रेट हो गया, और फिर दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, तो एम्बेडेड हो गया ऐसा सिचुएशन में, या फिर वो बाहर निकल भी सकता है, वो अलग बात है। तो ये हमारा पी आई इक्वल्स टू पी एफ, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे 0 है, तो पी आई इक्वल्स टू क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम, दैट इज इक्वल्स टू दोनों मास एक साथ चलेंगे, तो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई वी एफ, दैट इज आप बोल सकते हो वी एफ इक्वल्स टू v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो जाएगा हमारा टोटल मोमेंटम, सॉरी यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी, वही वेलोसिटी से ये दोनों ट्रेवल करेंगे। बात समझ में, एम्बेडेड बॉडी काम का हो गया ये।
हाँ तो बच्चों यहाँ पे हमारा अनदर टॉपिक हो गया ब्लॉक मूविंग ओवर अनदर ब्लॉक। ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। और यह स्पेशली ऐसा टाइप, मानो कि एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक के ऊपर ये मूव कर रहा है, तो इसका स्पेशली इसका शेप क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, जिसके ऊपर ये ट्रेवल कर रहा होता है। तो इस सिचुएशन में आपको तरह तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानो कि ऐसा, इसके हमने क्या करा, ये वेलोसिटी से आया और यहाँ पे आने के बाद इस वाले पॉइंट पे क्या करा, इसने नॉर्मल रिएक्शन लगाया, इसके कारण यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन आया होगा, है ना। तो ये नॉर्मल रिएक्शन आया, तो इस नॉर्मल रिएक्शन के कारण ये बड़ा सा जो ब्लॉक है वो ब्लॉक भी क्या हो जाएगा, ट्रेवल करना शुरू कर देगा, तो इस डायरेक्शन पे, समझ रहे हैं। तो ये वाला फोर्स के कारण, बट ये तो नॉर्मल फोर्स भी यहाँ पे क्या है, इंटरनल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स ही क्या है, इंटरनल फोर्स है सिस्टम में, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है ये वाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो उस सिचुएशन में उसका हाइट कितना होगा। अब दूसरा हो सकता है जब ये वी वाई का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा तो ये आपका ये जो बॉडी है, जो नीचे वाला बॉडी है, जो बड़ा बॉडी है m1 मास का वेलोसिटी कितना होगा। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सिंपल इनिशियली हम देखते हैं, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो पी आई इक्वल्स टू हम लगा सकते हैं पी एफ। सो पी आई इक्वल्स टू क्या लगा सकते हो, m2v1। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक तो ऐसे जा रहा है और ऐसे जाके ये ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे जाके ये ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर जब चढ़ रहा होता है तो वर्टिकल डायरेक्शन पे यहाँ पे फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन पे एक फोर्स है जो mg फोर्स है, तो ये तो एक्सटर्नल फोर्स आ गया। इसीलिए हम लगा सकते हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ही हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ आया कि नहीं, बोलो। ओके अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे v1 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू, अब बोल सकते हो ये पूरा सिस्टम इतना स्पीड से आगे जा रहा है, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई vf। तो यहाँ पे आपका vf का वैल्यू पता चल गया, m2 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। ओके दूसरा, अगर आपको यहाँ पे हाइट पूछ रहा है, मान लो ये हाइट तो पूछ रहा है, तो हाइट पूछने के लिए जब पूछेगा उस सिचुएशन में आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी इक्वेशन लगाना है। क्या लगाना है, वर्क एनर्जी इक्वेशन। वर्क एनर्जी इक्वेशन में क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m2v1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे फोर्स लगता है, ये स्मूथ सरफेस, हम क्या मान रहे हैं, ये एक स्मूथ सरफेस है, यू म्यू इक्वल्स टू 0, ये स्मूथ सरफेस है ना। तो स्मूथ सरफेस में ये जा रहा है तो फ्रिक्शन का कोई वर्क डन नहीं आएगा। बट यहाँ पे ये ऐसे जाके ऊपर चढ़ रहा था, ये ऐसे जाके ऊपर चढ़ रहा, तो mg फोर्स जो है वो नीचे के डायरेक्शन पे है और आपका उसका हाइट ऊपर डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, माइनस वर्क आ जाएगा क्योंकि ये अगेंस्ट वाला फोर्स हो गया। तो माइनस mg इंटू एच इक्वल्स टू हाफ इंटू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई vf स्क्वायर। तो अब यहाँ पे vf का वैल्यू पुट कर लो, h का वैल्यू अपने आप निकल आ जाएगा। तो बात समझ में आना। तो ऐसा शेप का अगर ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा कि उसमें जो m1 मास है वो कितना रफ्तार से आगे जाएगा या फिर वो हाइट कितना होगा वगैरह वगैरह आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस ऐसा टाइप का क्वेश्चन को आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया। दूसरा हमारा टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कोलिजन है। कोलिजन को हम देखते हैं। तो कोलिजन देखो, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको पूछता है हेड ऑन कोलिजन के ऊपर। तो एक्चुअली कोलिजन दो टाइप का होता है, एक होता है हेड ऑन कोलिजन, दूसरा होता है आपका ऑब्लिक कोलिजन। और हेड ऑन कोलिजन जो है, जो लाइन ऑफ मोशन जो होगा वो सेम है, जैसे मैंने इस पिक्चर में आपको बता दिया। ये हमारा मान लो ये m1 है, ये मान लेते हैं m2 है, ये दोनों एक ही लाइन पे ये ट्रेवल कर रहे हैं। उसका वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी u2 है। हम रैपिड रिवीजन कोर्स कर रहे हैं इसीलिए जल्दी में मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जल्दी में आपको फिर रिवाइज करा रहा हूँ। कोलिजन का मतलब ये नहीं कि हमेशा इसमें टकराने का है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कराएंगे, जो हम पढ़ेंगे वो टकराने वाला ही कोलिजन पढ़ेंगे, है ना। तो कोलिजन एक्चुअली टकराने का जरूरत भी नहीं होता है, बिना टकराने भी वो कोलिजन हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये तो बिफोर कोलिजन हो गया। उसके बाद ड्यूरिंग कोलिजन में क्या हो रहा है, ये दोनों पॉइंट के कारण यहाँ पे दोनों पॉइंट लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे लग रहा है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन इस पे लग रहा है। तो m1 मास पे नॉर्मल रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है, तो इसमें बोल सकते हो u1 का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते जाएगा एंड ये u2 का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होते जाएगा क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है।
और उस सिचुएशन में जो हमारा ड्यूरिंग कोलिजन है तो यहाँ पे पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे के सारे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और फिर आफ्टर कोलिजन, कोलिजन खत्म, उस सिचुएशन में दोनों अलग हो जाएंगे। अब अलग होते वक्त यहाँ पे m1 का जो वेलोसिटी है वो ये v1 हो रहा है और वो v1 का वैल्यू u1 से, ऑब्वियस बात है u1 से छोटा होगा। एंड जो m2 का वेलोसिटी है वो v2 है, वो ऑब्वियस बात है u2 से ज्यादा होगा। और उस सिचुएशन में आपका काइनेटिक एनर्जी पूरा मिल गया, है ना। अब यहाँ पे कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, उसका रेगुलर शेप चेंज हो रहा है कि नहीं, ये सब के ऊपर डिपेंड करके हमने 3 टाइप का कोलिजन पढ़ने का है। एक हो गया इलास्टिक कोलिजन हो गया, दूसरा पार्शियल इलास्टिक कोलिजन हो गया, तीसरा आपका प्लास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन। अब यहाँ पे जब इलास्टिक कोलिजन होता है ना तो उस सिचुएशन में एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। आप बोल सकते हो यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ में आ रहा है। जब ड्यूरिंग कोलिजन उस सिचुएशन में आपका पोटेंशियल एनर्जी गेन होता है, बट आफ्टर दैट, आफ्टर कोलिजन उस सिचुएशन में जो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी पे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इसका लॉस इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आपको ये बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इतना समझ में आ गया। दूसरा हमारा आता है पार्शियल इलास्टिक कोलिजन। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं प्लास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। प्लास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है वो लॉस होता है, मैक्सिमम एनर्जी लॉस यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे होता है जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाता है कोलिजन में, जो लॉस्ट हो जाता है कोलिजन में। उसके बाद यहाँ पे जो दोनों का बॉडी एक ही साथ ट्रेवल करते हैं, दोनों सेपरेट नहीं होते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं, या फिर पूरा सिस्टम एक ही साथ एम्बेडेड होना या फिर अटैच हो जाना, स्टिक हो जाना जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों का रफ्तार क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा और दोनों सेम रफ्तार में पूरा सिस्टम आगे चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट हो जाता है, और यहाँ पे आप बोल सकते हो मैक्सिमम लॉस हो जाता है एनर्जी का। दूसरा होता है हमारा पार्शियल इलास्टिक कोलिजन। उसको हम बोलते हैं जो इसका लॉस है वो मैक्सिमम लॉस से कम है, इसका मतलब थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। तो सम पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट लॉस हो जाता है। तो आप बोल सकते हो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इलास्टिक कोलिजन में लॉस नहीं हो रहा है, फाइनल इनिशियल दोनों बराबर है। प्लास्टिक में क्या हो रहा है, लॉस मैक्सिमम हो जा रहा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूरा टोटल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाता है। बट पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा है, जो लॉस है, एनर्जी लॉस है, वो क्या हो रहा है, थोड़ा कम होता है मैक्सिमम से। बात समझ में आया। तो उसके बाद हम लोग दूसरा स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है जिसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि ये कौन सा टाइप का कोलिजन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज स्मॉल लेटर ई। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या है, ई इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जैसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मानो दो चीज टकराया तो ये ऐसे सेपरेट हुआ, ये ऐसे सेपरेट होते जा रहा है, तो इससे सेपरेट हो जा रहा है ना, फाइनल आफ्टर कोलिजन ये सेपरेट होगा। तो उस सिचुएशन में हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जैसे ये दोनों बॉडी है, ये v2 जा रहा है और ये उसका v1 है, तो ये सेपरेट में कि नेट सेपरेशन जो वेलोसिटी है वो v2 माइनस v1 होगा। ये तो हमें समझ में आ गया। तो इसमें इसको हमने लिखा। अब अप्रोच क्या है, वो पीछे वाला बॉडी पीछे होता है जो उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है। अब ये जो सामने है उसका वेलोसिटी कम है, तो ऐसे आता है ना, ऐसे गया, तो ये अप्रोच कर रहा है पीछे वाला जो इमीडिएटली बिहाइंड दैट फर्स्ट बॉडी होता है, तो वो क्या कर रहा है, उसको टकराने के लिए ज्यादा रफ्तार से जाएगा या फिर उसमें अप्रोच कर रहा है। तो उस सिचुएशन में उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, u1 माइनस u2। और हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। हमें मैग्नीट्यूड आ जाना चाहिए, निगेटिव वगेटिव जो भी आए उसको आप कैंसिल आउट कर लेने का बस। अब यहां से इक्वेशन बनता है E इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। दैट इज आप लिख सकते हो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू E इंटू u1 माइनस u2।
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो कोलिजन वाला है, इसमें मैंने आपको बताया जी, ये कोलिजन हो रहा था ना, ये पूरा केस यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसमें इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या है, जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। तो आप बोल सकते हो कि मोमेंटम कंजर्वेशन चल रहा है। मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो m1 u1 प्लस m2 u2 दिस इज इनिशियल मोमेंटम। अगेन बोल सकते हो दैट इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम। ये दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व कर लोगे, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट v1 इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो m1 माइनस e इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। अब यहाँ पे देखो v1 पहले वाला मास है, v1 पहले वाले मास का हो रहा है, तो m1 माइनस e इंटू अदर मास डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू u1। बात समझ में आ रहा है? तो ये u1 v1 के साथ एक रिलेशन है, u1 v1 के साथ एक रिलेशन है, वो देखना है। और उसके बाद अदर मास इंटू 1 प्लस e डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू u2। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। और दूसरा जो v2 का फॉर्मूला है वो क्या है, m2, मतलब v2 किसका है, m2 का है फाइनल वेलोसिटी। तो v2 माइनस e इंटू m1 डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू u2। बात समझ में आया? v1 u1 के साथ, v2 u2 के साथ, तो इनिशियल वाला बात कर रहा हूं। उसके बाद अदर मास मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस e डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू u1, ये आ रहा है। अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1 होता है तो इस वाला सिचुएशन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिक कोलिजन। तो आपने देखा होगा इलास्टिक कोलिजन का जो भी इक्वेशन है, ई का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो देखना m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू u1 प्लस 2 इंटू m2, यहाँ पे आपको 2 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता था इंटू u2 हो रहा था। तो ये आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन पे आपने पढ़ा भी होगा। तो जब हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है उस सिचुएशन में ई का वैल्यू 1 होता है। जब ये प्लास्टिक कोलिजन होता है तो ई का वैल्यू क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो ये प्लास्टिक कोलिजन है। और आप 0 से बड़ा और 1 से छोटा उस टाइप का कोलिजन को हम लोग बोलते हैं पार्शियल इलास्टिक कोलिजन। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो 3 पॉइंट मैंने बताया, E1 इक्वल्स टू इलास्टिक कोलिजन, E equals to 1 for elastic collision, E equals to 0 for plastic collision, E in between 0 and 1 for partial elastic collision। आई होप आपको इतना समझ में आ गया मेरे ख्याल से, है ना। उसके बाद हमारा एक आता है जो ऑब्लिक कोलिजन है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन जनरल ये नीट एंड में पूछता कम है, बहुत ही रेयर पूछता है इसमें, फिर भी हम उसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। फॉर प्लास्टिक कोलिजन देखो यहाँ पे मैं ये m1 माना, यहाँ पे मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, जैसे व्हाइट हो गया, ये मैंने m1 माना, ये मेरा m2 माना। ये m1 ऐसे चल रहा था, m2 इधर से आ रहा था। दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं। और इस वाले पॉइंट पे आके ये दोनों क्या करें, टकराए। यहाँ पे क्या करा है, टकराए। अब टकराने के बाद आप देख सकते हो एक बॉडी v1 रफ्तार से इधर जा रहा था, दूसरा बॉडी v2 रफ्तार से इधर आ रहा था। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये θ1 और ये θ2, सॉरी ये θ1 और ये θ2 एंगल बना रहा है। और समेशन ऑफ θ1 प्लस θ2 इज कॉल्ड एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस बोलते हैं, या डाइवर्जेंस एंगल बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस एंगल। कोई बात नहीं, इसमें हमने कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए इस सिचुएशन में। अब देखो एक्सटर्नल फोर्सेस 0, इस सिचुएशन में भी एक्सटर्नल फोर्सेस 0, दैट मींस अब मोमेंटम कंजर्व लगा सकते हो। बट यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजोल्व करेंगे। एक एक्स एक्सिस में रिजोल्व करेंगे और दूसरा हमारा वाई एक्सिस में रिजोल्व करेंगे। तो इनिशियली यहाँ पे अगर इलास्टिक कोलिजन है तो हम बोल सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप m1 v1 ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है पूरा हाफ इंटू m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 v2 स्क्वायर। ये तो हमें पूरा समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी का में कोई डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, बट मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लिख सकते हैं फॉर x डायरेक्शन। देखो m1 u1 और इस m2 u2 को इस डायरेक्शन पे कन्वर्ट करें तो m2 u2 इंटू कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल कितना है, थीटा है। तो हमने बोला कि m2 u2 इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू m1 इसका कंपोनेंट x कंपोनेंट, इसका दो कंपोनेंट, तो ये दोनों हमने एक ही डायरेक्शन पे, तो हमने इसको ऐसा सॉल्व करके बताया।
उसके बाद जो y डायरेक्शन पे आप देखना चाहते हो तो y डायरेक्शन पे देखो m2u2 साइन थीटा, क्योंकि y डायरेक्शन पे ये m1 का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, m1 का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो m1 का कोई कंपोनेंट नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि m2u2 साइन थीटा ये बन रहा है हमारा इनिशियल मोमेंटम, या अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहे हैं। दूसरा आप देख सकते हो जो हमारा m2 का फाइनल है तो आप बोल सकते हो इसमें m1v1 इंटू साइन थीटा 1, और दूसरा हमारा जो m2 है वो नीचे के डायरेक्शन पे है तो हम बोल सकते हैं इसमें माइनस m2v2 इंटू साइन थीटा 2। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? तो x y डायरेक्शन पे हमने करा और ये तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो आपने आप ये सारे के सारे वैल्यू मिल जाएगा। जो भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है आप यहाँ से कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसके बाद हम बोल सकते हैं दूसरा और एक है, ये वैसा ही टाइम का है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल में हमने हेड ऑन कोलिजन में देखा था। हेड ऑन कोलिजन में क्या था, दोनों का लाइन ऑफ मोशन एक ही लाइन था, दोनों का लाइन ऑफ मोशन सेम था, बट इन दैट कंडीशन आप देख सकते हो m1 का लाइन ऑफ एक्शन ये वाला हो गया, इसका m2 का ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। अब अगर ऐसा सिचुएशन एराइज हुआ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों के बीच का एक फासला है, उस फासला को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, अगर ये इम्पैक्ट पैरामीटर इज लेस देन समेशन ऑफ रेडियस ऑफ दिस टू स्फेयर, बोल सकते हो दोनों का जो रेडियस है वो रेडियस का समेशन से छोटा होना चाहिए, तब जाके ये टकराएगा, अदरवाइज टकराएगा नहीं निकल जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से जाके टकराया और ये थीटा 1 और ये थीटा 2 रफ्तार से ये इधर चला गया। आप बोल सकते हो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर इलास्टिक कोलिजन इज कांस्टेंट, तो हमने ये लिख दिया। दूसरा एक्स डायरेक्शन का आप बोल सकते हो, एक्स डायरेक्शन का जो मोमेंटम कंजर्व करना है, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना है, वो दोनों हमने किया m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 cos थीटा 1 m2u2 cos थीटा 2। और यहाँ पे जो y डायरेक्शन का है उसमें हमारा y डायरेक्शन में इसमें कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो अलोंग y डायरेक्शन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू 0, तो हमने वही 0 लिखा, इक्वल्स टू m1v1 sin थीटा 1 माइनस, क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन पे है, माइनस m2v2 sin थीटा 2, ये भी हमने लिख दिया यहाँ पे। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? इतना समझ आया? ओके। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये अगर 0 हो जाए तो यहाँ पे m1 इक्वल्स टू m2, अगर u1 वेलोसिटी इज 0 एंड m1 इक्वल्स टू m2 है, देन जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री। और वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी अभी पढ़ा था, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जेंस एंगल बोलते हैं। इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको, मेरे ख्याल से इतना समझ में भी आ गया। तो इम्पैक्ट पैरामीटर जो है उससे क्या होना चाहिए आपको, कभी कभी हो सकता है इम्पैक्ट पैरामीटर का ये वैल्यू आपको पूछ सकते हैं, उसका कितना होगा, लेस देन ये, लेस देन वो, ग्रेटर देन वो, इक्वल टू वो। तो उस सिचुएशन आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, आगे जाके आप इसको देख सकते हो। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया। अगर नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइए मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हमें और एक पढ़ना है, जो कोलिजन विथ अ फ्लैट फ्लोर, एक फ्लैट फ्लोर के साथ यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या क्या केस हो सकता है। तो हमारा 3 केस है, 3 टाइप का कोलिजन है। एक हो गया इलास्टिक कोलिजन, दूसरा हो गया प्लास्टिक कोलिजन, तीसरा हो गया पार्शियल इलास्टिक कोलिजन। तो ये तीनों के तीनों वैल्यू हमें पता चल गया कि ये E इक्वल्स टू 1, E इक्वल्स टू 0 एंड प्लास्टिक कोलिजन का ये। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो देखो यहाँ पे ये आके इसमें टकराया, इस पॉइंट पे ये टकराया और टकराते ये थीटा एंगल पे टकराया, तो ये सीधा V रफ्तार से ये इधर से निकल गया। बात समझ में आया? अगर E इक्वल्स टू 1 है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे u1 माइनस जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यहाँ पे v इक्वल्स टू 1, मतलब v सेपरेशन हो रहा है, v माइनस 0 डिवाइडेड बाई u इक्वल्स टू e हो रहा है। बात समझ में आया? और e का वैल्यू 1 है तो v इक्वल्स टू e बोल सकते हो। फॉर इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे आप बोल सकते हो v इक्वल्स टू u, यहाँ पे आप बोल सकते हो v इक्वल्स टू u, एंड इसमें जो भी एंगल अगर अल्फा बोलोगे वो उसका वैल्यू थीटा हो जाता है, सो अल्फा इक्वल्स टू अगेन थीटा बन जाता है। ये हमारा हो गया इलास्टिक कोलिजन में। बात समझ में आया? तो उसका वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी से उसको आपने तो फेंका, जो प्रोजेक्ट करा, उतना वेलोसिटी से निकल जाएगा, उसका एंगल भी वही बराबर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं बोलो?
दूसरा हमारा होता है प्लास्टिक कोलिजन। प्लास्टिक कोलिजन में क्या है, ई इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब यहाँ पे ये ऐसे इसने टकराया, इसमें टकराने के बाद यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, बात समझ में आया। तो नॉर्मल रिएक्शन लगा, ओके ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा, इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस कंपोनेंट को हम लोग यू कॉस बोल सकते हैं और इस कंपोनेंट को यू साइन बोल सकते हैं, बात समझ में आया। तो वर्टिकल कंपोनेंट में, इस डायरेक्शन पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यहाँ पे फोर्स है जो एन है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये जो हमारा इसमें क्या हो रहा है, U1 आके इसमें फोर्स ने इतना वेलोसिटी से इसको टकराया, उसके बाद वो प्लास्टिक कोलिजन है ना, सेपरेशन नहीं है, दोनों सेम स्पीड से उसको जाने का है। तो आप बोल सकते हो इसका जो रफ्तार है आफ्टर कोलिजन, तो U मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा से ये आगे भागेगा, बात समझ में आ रहा है। जितना ये वाला कंपोनेंट होगा उतना रफ्तार से ये आगे जाएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम को उतना रफ्तार से ही आगे भागना है। तो ये हो गया प्लास्टिक कोलिजन। बट ये जो पार्शियल इलास्टिक कोलिजन है वो स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ, नीट एंड जेई में रेयर क्वेश्चन पूछता है। जेई मेन का बात कर रहा हूँ, जेई मेन पे रेयर पूछता है। दिस इज स्पेशली आस्क्ड इन जेई एडवांस, ये एडवांस में पूछा जाता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये यू रफ्तार से इधर आया, इसमें टकराया और यहाँ पे वी गया, तो ये वी का क्या वैल्यू हो जाएगा, ये वी का वैल्यू आपका मान सकते हो वी क्या होगा, कॉस, ये वी कॉस अल्फा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा वी कॉस, और इसको हम बोल सकते हैं वी कॉस साइन अल्फा। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वी साइन अल्फा। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से इसने टकराया तो इसका वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये U1 है, U कॉस है, तो इस डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी होगा वो हमारा E इंटू यू कॉस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो, E इंटू कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू बन गया। अब अगर V का जो भी वैल्यू आप V फाइनल निकालना चाहते हो तो अंडर रूट आप बोल सकते हो U कॉस थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप बोल सकते हो U साइन थीटा, क्या बोल सकते हो, U साइन थीटा। आप U को बाहर निकाल सकते हो, U को बाहर निकाल लिया और यहाँ पे E कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बोल सकते हो। अगर ये हमारा इलास्टिक कोलिजन है तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे E का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हमारा U V इक्वल्स टू VF का जो भी वैल्यू है हमने बोला था U हो जाएगा। और दूसरा अगर यहाँ पे E का वैल्यू अगर 0 है तो आप बोल सकते हो 0 पुट कर लोगे तो साइन स्क्वायर का अंडर रूट, वही जो हमारा प्लास्टिक कोलिजन में जा रहा था, दैट इज V इक्वल्स टू हमारा आ जाता है U साइन थीटा अलोंग एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं तो इस सिचुएशन में। तो कोलिजन ऑन फ्लैट फ्लोर पे यही होता है। स्पेशली आपको नीट एंड जेईई मेन में इलास्टिक एंड प्लास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन पूछ सकता है। पार्शियली इलास्टिक बहुत ही रेयर, पूछता ही नहीं है। बात समझ में आया, थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ता है ना, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसके इलास्ट्रेशन, इसका कॉन्सेप्ट, इसका डेरिवेशन आपको जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो हाँ, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो मास वेरिएशन। मास वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे मानो कि एक रॉकेट है, रॉकेट में क्या होता है, मास होता है। रॉकेट वी रफ्तार से आगे जा रहा होता है, वी रफ्तार से आगे जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वी रफ्तार से कैसे आगे चला जाता है, तो यहाँ पे कुछ पीछे के डायरेक्शन पे फ्यूल को बर्न करा जाता है या फिर फ्यूल निकलता है। जो फ्यूल निकाल रहा है उसका वेलोसिटी हम बोल रहे हैं यू। ये क्या है, यू वेलोसिटी है रिलेटिव टू दैट रॉकेट। क्या है, वी वेलोसिटी, यू वेलोसिटी है दैट इज रिलेटिव टू रॉकेट है। इतना मास जो बाहर निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है, उतना रफ्तार से ये इजेक्ट हो रहा है। तो आप बोल सकते हो मास इजेक्शन रेट इक्वल्स टू आर kg पर सेकंड। इतना kg पर सेकंड में ये इजेक्ट हो रहा है। ये हो गया आपका मास रेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी गिव्स यू फोर्स। मास रेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी गिव्स यू फोर्स। तो थ्रस्ट आपका क्या हो जाएगा, थ्रस्ट इक्वल्स टू थ्रस्ट ऑन रॉकेट, मतलब इतना फोर्स इसको देगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, आर इंटू यू, आर इंटू यू हो जाएगा। ये फोर्स हो गया। अब इस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन को डीवी अपन dt भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डीवी अपन dt। तो हमने क्या करा, उसी इक्वेशन को लेके यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करा, क्योंकि आप वेलोसिटी को बढ़ाते जाओगे, वेलोसिटी जितना मास रेट बढ़ते रहेगा उतना वेलोसिटी ये बढ़ते रहेगा। देखो आगे एक करते हैं, देखो
तो आर यू इक्वल्स टू एम इंटू डी वी अपन डी टी। ये एम जो हमने छोटा सा एम लिखा वो क्या है, अभी फिलहाल अभी कितना है, वो तो मास रेट निकल गया। कुछ मास क्या हो गया, इनिशियल मास मानो एम है, तो आफ्टर टाइम टी उसका मास क्या होगा, मास रेट मल्टीप्लाइड बाई जितना टाइम ड्यूरेशन है वो हो जाएगा आपका मास। बात समझ में आया, और वो मास मैंने यहाँ पे लिखा। तो मास इक्वल्स टू दिस डीवी अपन डी टी है, तो हमने क्या करा, इसको जो भी टी का फंक्शन है तो ये टी का फंक्शन इस साइड में ले आया, वी का फंक्शन यहाँ पे लेके गया, या आर एंड यू दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने इंटीग्रेट करके इसको बाहर निकाल दिया, वी डिवाइडेड बाई दिस। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करो 0 टू टी पे इंटीग्रेट कर लेने का, इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस ऐसा ऐसा माइनस 1 बाई आर लॉन ऑफ, ये नेचुरल लॉग है, m माइनस आर इंटू टी 0 टू एल, यहाँ पे पुट करा, उसके बाद वेलोसिटी का वैल्यू क्या मिला, u इंटू लॉन ऑफ, आप बोल सकते हो m डिवाइडेड बाई m माइनस आर टी, वेयर m इज द टोटल मास, और ये जो मास है आफ्टर टाइम t, आप बोल सकते हो आफ्टर टाइम t मतलब टोटल मास m था, मास रेट r है, और आफ्टर टाइम t पे उसका मास इतना हो जाता है, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करा। तो ये वेलोसिटी का वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितना रॉकेट कितना रफ्तार से ये जाएगा, अगर इसका मास रेट इतना है और इसका जो भी इजेक्शन रेट है, जो भी मास इजेक्शन रेट है वो इतना है, उसका रफ्तार जो है कितना रफ्तार से ये बाहर निकाल रहा है, वो वाला रफ्तार भी आपको दे दिया, तो उस सिचुएशन में आप वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से ये जो अपने समझ में आ गया होगा, जो हमने मास कंजर्वेशन पढ़ा, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, फिर कोलिजन पढ़ा, फिर मास वेरिएशन पढ़ा, ये सारे चीज आपको मैंने इंस्टेंटली रिवाइज करा दिया। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, आप मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरे को पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, है ना। तो उससे पहले हम बता देते हैं, ये अगले लेक्चर हमारा क्या होगा, रोटेशन के ऊपर होगा, रोटेशन के ऊपर हम पढ़ेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह वगैरह हमने पढ़ने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक खुश रहिएगा, जम के पढ़ाई करिए, वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।